नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी गुरु पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आ रहा हूं, जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इससे पहले की जो परीक्षाएं हुई है उसमें भी काफी अच्छे स्तरीय सवाल उस टॉपिक से आए हैं और बहुत लोगों का कहना भी था कि इस टॉपिक पर एक वीडियो जरूर बनाइएगा। जी हाँ, वो टॉपिक है पत्र लेखन। पत्र लेखन वर्तमान परीक्षाओं के दृष्टिकोण से एक ऐसा विषय बन चुका है कि वहां से काफी अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। और पिछला जो विगत फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा हुई है अभी, उस परीक्षा में आपने देखा कितने बढ़िया आपका पत्र लेखन के 2 सवाल आए हुए थे और बहुत कम विद्यार्थी उन प्रश्नों को सही कर पाए थे, या जिन्होंने ठीक भी किया है उनकी पढ़ाई बड़ी अच्छी थी, प्रशंसा के काबिल है। तो अच्छे स्तरीय प्रश्न पत्र लेखन से आ रहे हैं। पत्र लेखन क्या है, इसको पूरा एक थोड़ा सा एक खाका उसका समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है पूरे पत्र बता पाना। यूके SSSC के सिलेबस में 4 लेटर्स दिए हुए हैं। इनमें से एक शासकीय पत्र है, एक अशासकीय पत्र है, एक परिपत्र है और एक आपका टिप्पण है। लेकिन आप देख रहे हैं जो यूके PSC परीक्षा कंडक्ट करवा रहा है ना, ये पूरा पत्र लेखन पूछ रहा है। इसमें तो शासकीय, अशासकीय या भाई परिपत्र, अनुस्मारक, प्रेस विज्ञप्ति, ज्ञापन, कार्यालय आदेश, कोई पत्र छूटा नहीं है। टिप्पणी, इसका मतलब पूरा का पूरा पत्र लेखन आपको एक बार समझना पड़ेगा, पूरा पत्र लेखन आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा कि आखिरकार पत्र लेखन है क्या, किसको पत्र लेखन कहा जाता है। तो इसी पर मैं आज आपसे बात करता हूं। इसके लिए कुछ 2-4 चीजें मैं आपके पास पहले इसका एक पीपीटी में PDF दिखाता हूं कि पत्र लेखन में आखिर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहां पर मैं साफ लिख रहा हूं आपके पास, ही मेरा जो नोट्स आपके लिए तैयार किया उसमें देखना आप। मैंने कहा ना भाई, शासकीय पत्र क्या होता है, पहले तो आपको ये जानना जरूरी कि शासकीय पत्र कहते किसको है। बड़ा साधारण भाषा में कहे तो ऐसे पत्र को शासकीय पत्र कहते हैं जो सरकारी कार्यालय में पारित होते हैं। आप सब बात समझ रहे हैं ना भाई। जिन पत्रों का प्रयोग आप सरकारी कार्यालयों में करते हैं या जो पत्र आपका सरकारी दफ्तरों में इस्तेमाल होते हैं, उनको शासकीय पत्र की संज्ञा दी जाती है। ये अत्यंत औपचारिक प्रकार का पत्र व्यवहार है। इसके अंतर्गत एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय को पत्र भेजा जाता है। इसके माध्यम से किसी सूचना अथवा निर्णय की जानकारी एक कार्यालय द्वारा अन्य कार्यालय को या उच्चतर डिपार्टमेंट के द्वारा जो अधीनस्थ डिपार्टमेंट होता है उसको प्रेषित की जाती है। सीधे संदर्भ में आप कह सकते हैं कि भाई एक सरकारी दफ्तर के द्वारा जो दूसरे सरकारी दफ्तर को पत्र लिखा जाता है या चिट्ठी लिखी जाती है, उसको आप शासकीय पत्र व्यवहार की संज्ञा दे सकते हैं या वो सरकारी पत्र कहलाता है। सरकारी पत्र की अपनी कुछ खास विशेषताएं होती है जो आपको याद रखनी पड़ सकती है। आगामी परीक्षा में उसका सवाल आ सकता है। जैसे पहली विशेषता, सरकारी पत्र की भाषा बिल्कुल सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। एकदम सरल भाषा, स्पष्ट भाषा, विनम्र भाषा। सरकारी पत्रों में किसी प्रकार की अलंकारिक शब्दावली का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आप सरकारी पत्रों में विशेषणों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आप सरकारी पत्रों में अतिशयोक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। आप सरकारी पत्रों में पुनरावृत्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। यहां लिखा है ना, भाषा सरल, स्पष्ट, विदित, संयत होनी चाहिए। अतिशयोक्ति का प्रयोग नहीं होना चाहिए, पुनरावृत्ति का प्रयोग नहीं होना चाहिए और अलंकार का प्रयोग नहीं होना चाहिए। साथ साथ लिखा है, इस संबंध में यदि कोई पत्र पहले लिखा गया हो तो उसका संदर्भ अवश्य देना चाहिए। अगर माना किसी मुद्दे पर आप पत्र लिख रहे हैं और उस संदर्भ में आपने पहले भी कोई पत्र लिखा, तो आपको उसका संज्ञान या उसका उल्लेख अपने पत्र में जरूर करना चाहिए। ये इसकी विशेषता है। पूछ सकता है इनमें से कौन सी विशेषता सरकारी पत्र की है, कौन सी नहीं। तीसरी बात, आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु परिच्छेदों में डिवाइड हो। अगर माना आपका पत्र बहुत बड़ा है, ऐसा ना हो कि आप एक पैराग्राफ में लिख रहे हैं, उसको परिच्छेद के रूप में आपको कैटेगराइज करना चाहिए। ये सरकारी पत्र की विशेषता होती है। दूसरी खास विशेषता, ये पत्र पूर्णतः अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, उसमें कोई अधूरापन ना हो, पूरी जानकारी उसमें लिखी हो। साथ साथ पत्र में जो आपका आदेश देने वाला अधिकारी है उसके आदेशों का पूरी तरह समावेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके अधिकारी ने आपको कुछ आदेश दिया, आपने कुछ उसमें छोड़ दिया था, तो पत्र आपका अपूर्ण माना जाएगा। साथ साथ में जो आवश्यक संलग्न क्या है उसमें लगे होने चाहिए कि भाई जिन जिन चीजों को आपने उसमें पिनअप करना है या अटैच करना है वो डॉक्यूमेंट सारे इसमें लगे होने चाहिए। ये सरकारी पत्र की कुछ खास विशेषताएं हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आइए अब जानते हैं सरकारी पत्र के अवयव। ये सबसे महत्वपूर्ण है। हम बात करें सरकारी पत्र के अवयव की। अवयव का मतलब क्या होता है? अवयव का मतलब होता है अंग। सरकारी पत्र के कितने अवयव होते हैं? देखिए, आमतौर पर एक शासकीय पत्र में 9 प्रकार के अवयव का प्रयोग किया जाता है, जिनमें पत्रांक संख्या भी है एक, जिनमें प्रेषक का नाम, पदनाम, शासकीय पता भी है, जिनमें प्राप्तकर्ता का नाम, पदनाम, शासकीय पता भी है, जिसमें प्रेषक विभाग का नाम, तिथि, वर्ष आदि भी है। इसको समझते हैं जरा डिटेल में कि इसको आप लिखते कैसे, आखिरकार ये अवयव है क्या। ये जो शासकीय पत्र का अवयव कह रहे हो, ये अवयव है क्या चीज,
या भाई इन अवयवों का प्रयोग आप कैसे करते हैं। मैं बात कर रहा हूं आपके पास में शासकीय पत्र के अवयवों की, है ना। शासकीय पत्र के अवयव आपको बता रहा हूं कि अवयव शासकीय पत्र के क्या होते हैं। अवयव मतलब अंग कह सकते हैं एक प्रकार से। मैंने कहा ना कि शासकीय पत्र के मुख्यतः 9 प्रकार के अवयव होते हैं। उनको लिखा कैसे जाएगा, सवाल आ सकता है कि शासकीय पत्र में चौथे अंग के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, 5वें अंग के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो एक बार इसका पूरा जो आपका प्रारूप होता है ना वो आपको समझ लेना चाहिए। देखो बहुत बेसिक सी बात है, माना आपके पास में ये आलेख है। आलेख का मतलब मैंने कहा सीधा सा ड्राफ्ट है, A4 शीट का पेज बना हुआ है, या आपका लेटर हेड बना है, जो भी है। हम क्या करते हैं, शासकीय पत्र में सबसे पहले आलेख के शीर्ष पर दाहिने तरफ यहां लिखते हैं पत्रांक संख्या। इसका मतलब शासकीय पत्र का पहला अंग क्या है, पत्रांक संख्या है। आपको पता होना चाहिए पत्रांक संख्या कहां लिखी जाती है, आलेख के शीर्ष दाहिनी तरफ। अगर पूछेगा कि शासकीय पत्र में पत्रांक संख्या का अंकन किया जाता है तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे आलेख के शीर्ष पर दाहिनी तरफ पत्रांक संख्या का अंकन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, पत्रांक संख्या उस विभाग या उस डिपार्टमेंट की होती है जो डिपार्टमेंट पत्र जारी कर रहा है। ये आपको नहीं लिखनी, ये डिपार्टमेंट की होती है। जब डिपार्टमेंट का हिस्सा बनेगा आपको मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद जो दूसरा अंग होता है वो होता है प्रेषक, है ना। दूसरा अंग है भैया प्रेषक। प्रेषक उसका नाम, उसका पदनाम, है ना। प्रेषक लिख दिया, उसके बाद उसका पदनाम लिखना है, उसके पदनाम के बाद लिखना उसका शासकीय पता, उसका एड्रेस। शासकीय पता मतलब उसके ऑफिस का एड्रेस क्या है, फुल स्टॉप। प्रेषक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो चिट्ठी लिख रहा है, जो पत्र लिख रहा है, जिसके द्वारा पत्र लिखा जाता है उसको प्रेषक आप कहते हैं। तो यानी दूसरे अंग के रूप में हर हाल में शासकीय पत्र में प्रेषक लिखा जाना चाहिए, है बस में। अर्थात मतलब अगर आप दूसरे अंग के रूप में प्रेषक को नहीं लिखते हैं तो भैया आपका जो पत्र है वो गलत है, ये आपका पत्र गलत हो सकता है। इसलिए ध्यान में रखना है कि भाई दूसरे अंग के रूप में आपको हर हाल में क्या लिखना चाहिए, प्रेषक लिखना चाहिए। इसी क्रम में अगर मैं तीसरे अंग की बात करता हूं, तीसरा अंग इसमें होता है, हम कह सकते हैं एक प्रकार से प्राप्तकर्ता। इसके बाद लिखा जाएगा प्राप्तकर्ता। नंबर 3 आएगा प्राप्तकर्ता। अब देखो अंग नंबर 3 हो गया प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता क्या होता है, प्राप्तकर्ता का मतलब आप जिस व्यक्ति को चिट्ठी लिख रहे हैं भाई प्राप्तकर्ता लिखना है। प्राप्तकर्ता के नीचे उसका पदनाम लिखना है और उसका शासकीय पता लिखना है। देखिए प्राप्तकर्ता जो होता है ना उसके आगे सरकारी पत्र में एक शब्द लिखते हैं ना, सेवा में। भाई प्रेषक लिखा, उसको क्या लिखेंगे, सेवा में। जिसको चिट्ठी लिख रहे हैं उसके पद का नाम लिखेंगे। अगर आप लिख रहे हैं पुलिस महानिदेशक तो वहां लिखेंगे पुलिस महानिदेशक, उत्तराखंड सरकार, उसका उनका शासकीय पता भी लिखना पड़ेगा कंप्लीटली। तो तीसरा अंक क्या हो जाता है, प्राप्तकर्ता। अच्छा, प्राप्तकर्ता लिखने के बाद जो आपका चौथा अंक महत्वपूर्ण बनता है इसके बाद, वो है प्रेषक डिपार्टमेंट। यहां पर आएगा प्रेषक विभाग। प्रेषक विभाग का मतलब जो डिपार्टमेंट चिट्ठी लिख रहा है उसका उल्लेख, उसका अनुभाग क्या है, उसका उल्लेख क्या किया जाता है। इसके ठीक सामने दिनांक का अंकन भी किया जाता है, दिनांक और स्थान लिखा जाता है। फिर हमारे पास में 1, 2, 3, 4, 5वें अंक के रूप में हर हाल में लिखा जाता है विषय। 5वें अंक के रूप में हर हाल में शासकीय पत्र में आप अंकन किसका करते हैं, विषय का अंकन करते हैं। 5वें अंक विषय लिख करके अंडरलाइन करना होता है, फुल स्टॉप लगाना होता है। फिर इसके बाद आता है अभिवादन। अंग नंबर 6 आएगा अभिवादन। और आप जानते हैं शासकीय पत्रों में अभिवादन स्वरूप हमेशा महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है, महोदय या महोदया। अभिवादन लिखने के बाद अंग नंबर 7 आएगा पत्र का मुख्य भाग। पत्र का मुख्य भाग लिख दिया और मुख्य भाग के बाद आप समाप्ति सूचक के रूप में यहां लिखते हैं भवदीय शब्द और उसके ब्रैकेट में आप प्रेषक व्यक्ति का नाम और पदनाम पुनः एक बार लिख देते हैं। इस भवदीय के ठीक समक्ष सामने आपको प्रतिलिपि लिखनी होती है कि आप प्रतिलिपि इसकी किस किस को भेजना चाह रहे हैं। प्रेषित प्रतिलिपि आपको क्रमवार उन प्रतिलिपि का उल्लेख करना होता है। शासकीय पत्र के अंगों का कुछ इस प्रकार से आप उल्लेख कर सकते हैं। अभी आपको एक ड्राफ्ट दिखाते हैं, आप जरा इसके पीडीएफ में चलिए और इसका एक पूरा ड्राफ्ट देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा कि भाई शासकीय पत्र के अवयव में पहले तो मैंने कहा पत्रांक संख्या। मैंने कहा ना शासकीय पत्र के आलेख में सबसे ऊपर दाहिनी तरफ पत्रांक संख्या लिखी जानी चाहिए, पहली बात। इस बात को याद में रखना आपको, है ना। दूसरा मैंने कहा प्रेषक का नाम पदनाम। प्रेषक मतलब मैंने कहा ना भाई पत्र संख्या लिखने के पश्चात उसके बाईं और सबसे ऊपर प्रेषक का नाम, उसका पदनाम तथा शासकीय पता लिखा जाता है और अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग जरूर किया जाए। पूछ सकता है कि भाई प्रेषक का नाम पता लिखने के बाद किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए, पूर्ण विराम का। और ये शासकीय पत्र का दूसरा अंग है क्या, प्रेषक का नाम पदनाम शासकीय पता। उसके बाद तीसरा अंग मैंने कहा था ना प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता का पदनाम और शासकीय पता। नंबर 3 अगर पूछेगा
कि शासकीय पत्र में तीसरे अंग के रूप में लिखा जाता है, तो आपको याद रखना है क्या लिखा जाता है, प्राप्तकर्ता का पदनाम और शासकीय पत्र। मानव लिखा है कि प्रेषक के ठीक नीचे कोई स्थान छोड़ते हुए प्राप्तकर्ता का पदनाम लिखा जाता है और उसके नाम का उल्लेख नहीं किया जाएगा, सिर्फ प्राप्तकर्ता का पदनाम और उसका शासकीय पत्र। फिर मैंने कहा चौथे अंक के रूप में प्रेषक विभाग का नाम, तिथि, वर्ष, स्थान। पांचवें अंक के रूप में विषय आता हमेशा, याद रखना। छठे अंक के रूप में आएगा अभिवादन। आप समझते हैं विषय के पश्चात बाएं हाथ पर या बाएं पार्श्व पर अभिवादन लिखा जाता है और अभिवादन लिखने के पश्चात प्रत्येक दिशा में आपको अल्प विराम लगाना है, याद रखना। पूछेगा कि शासकीय पत्रों में अभिवादन सूचक शब्द के साथ किस विराम का प्रयोग किया जाता है, तो मैं यहां पर इंडिकेट कर देता हूं। शासकीय पत्र में जब आप अभिवादन सूचक शब्द लिखते हैं उसके साथ हमेशा अल्प विराम लगाया जाता है। यहां पर देखिए लिखा हुआ, अल्प विराम का प्रयोग आपको करना जरूरी है ना। और फिर आता है मुख्य भाग, मेन बॉडी आएगी उसके पश्चात, है ना। मेन बॉडी के पश्चात फिर आपको लिखना है, उसके बाद औपचारिक समाप्ति के रूप मैंने कहा भवदीय शब्द लिखते हैं और उसके बाद चाहो तो आप संलग्नक या प्रतिलिपि का उल्लेख कर सकते हैं। जैसे माना मैंने ये एक ड्राफ्ट तैयार किया, इस ड्राफ्ट को आप देख सकते हैं। यहां देखिए जरा, इसको देखना। यहां पर माना मैंने एक पत्र लिख रखा है, इसमें अगर आप ठीक से देख पा रहे हैं, मैं कंप्लीट तौर पर आपको उसको एक पत्र को एक साथ में दिखाना चाहूंगा। कंप्लीट तौर पर शायद दिखेगा नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा देख लो आप। यहां देखना एक पत्र को, इस पत्र को जरा ठीक से आप देखना, समझना इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई। देखो मैंने यहां क्या लिख रखा है, सबसे पहले मैंने यहां पत्रांक संख्या लिखी, उसके ठीक सामने लिखा प्रेषक, आवास कोई भी हो सकता है। मैंने कहा इसको ये सचिव है उत्तराखंड शासन का। उसके बाद आएगा नंबर 3 पर प्राप्तकर्ता, सेवा में निदेशक मानव संसाधन मंत्रालय, इसका एड्रेस लिखा है, पूरा कंप्लीट है ना। यहां लिखा मैंने प्रेषक डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में पत्र लिखा है, डिपार्टमेंट लिख दिया, स्थान लिख दिया सामने, डेट दी सामने। फिर लिखा मैंने विषय, विषय मेरे पत्र का क्या है भैया, मेरे पत्र का जो विषय मैंने बना रखा है कि मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग प्रदान किए जाने के संबंध में प्रस्ताव। मेरा विषय ये था, तो मैंने विषय बनाया, फुल स्टॉप। देखिए महोदय लिखा है ना, ये क्या है, अभिवादन। अभिवादन छठा अंग है पत्र का, यहां लगा रखा अल्प विराम। उसके बाद मेन बॉडी, पत्र का मुख्य भाग, मैं कुछ भी लिख दूंगा, इसमें सारी की सारी बातें लिखनी है और मैंने परिच्छेद में बांट रखा, यहां तक लिखा है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज किया, यहां पर पूरा हुआ। फिर मैंने उसके बाद लिख रखा साफ, पत्र समाप्त होता है। पत्र समाप्त के बाद मैंने लिखा है समाप्ति के रूप में यहां पर भवदीय शब्द, और भवदीय के कोष्टक में नीचे आवासा का मतलब वो जो सचिव था ना ऊपर, जो प्रेषक था, उसका नाम और उसका पदनाम आ गया। फिर मैं लिख रखा है प्रतिलिपि में किस किस को देना चाह रहा हूं, तो ये प्रतिलिपि का उल्लेख यहां पर कर रखा है। ये तो शासकीय पत्र के एक अंग की बात थी कि जो शासकीय पत्र के अंग है उनको कैसे एडजस्ट किया जाता है, उनको कैसे लिखा जाता है। तो आपको अगर चाहें तो भैया ये ड्राफ्ट आप कंप्लीट तौर पर याद रख सकते हैं और इसमें शासकीय पत्र के पूरे अंग आपको दिखाई दे सकते हैं। इसको याद करना बहुत जरूरी है, बहुत मस्ट है, क्योंकि आगे आगामी परीक्षाओं में ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। ये तो शासकीय पत्र की बात थी। इसी क्रम से अगर आप आगे चलते हैं ना, दूसरा पत्र आता है आपका अशासकीय अर्ध सरकारी पत्र। क्या होता है, यहां से भी सवाल आ सकते हैं। देखिए अर्ध सरकारी पत्र का मतलब होता है, मैं इसको सीधे तौर पर पहले आपको समझाता हूं कि अर्ध सरकारी पत्र आप कहते किसको है। जरा दो टुक बातें इसकी समझ लीजिएगा, या 2 पॉइंट पहले इसकी समझते, फिर हम इसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। यहां देखना जरा, अगर आप बात करते हैं कि अशासकीय पत्र क्या होता है या भाई अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है, इसको भी समझना जरा। देखिए अर्ध सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी या अशासकीय पत्र को एक प्रकार से मैं गोपनीय पत्र भी कह सकता हूं। शासन व्यवस्था में लगा हुआ एक ऐसा पत्र हो जिस पत्र को कोई अधिकारी व्यक्तिगत रूप से किंतु सरकारी काम के लिए दूसरे अधिकारी को लिखता है, उसे अशासकीय पत्र कहा जाता है। देखो परिभाषा समझना, अगर माना आपके पास सवाल आ गया कि ऐसा पत्र जब कोई अधिकारी व्यक्तिगत रूप से किंतु सरकारी कामकाज के लिए कोई पत्र लिखता है तो उस पत्र को क्या कहा जाता है। लिख तो व्यक्तिगत, देखो एक होता है कि आप व्यक्तिगत रूप से पत्र लिख रहे हैं, माना आप अपनी प्रेमिका को पत्र लिख रहे हैं, उसमें क्या लिखोगे आप, कैसे हुआ, ठीक हो, आपके घर परिवार कैसा है, ठीक है, सब कैसे चला, बढ़िया। लेकिन जब आप सरकारी ऑफिसर बनेंगे ना, आपको किसी सरकारी कामकाज के लिए पत्र लिखना हो किसी अधिकारी को, लेकिन आप लिख रहे हैं व्यक्तिगत रूप से, अपने बिहाफ पर लिख रहे हैं, उसमें आप हालचाल थोड़े ना पूछेंगे, आप उसके घर का मिजाज थोड़ा ना पूछेंगे कि आपकी पत्नी कैसी है, ठीक है, बाल बच्चे सब ठीक है, और क्या चल रहा है, ऐसा नहीं पूछेंगे। उसमें आप सरकारी बातचीत करेंगे ना। कहने का मतलब है आप सरकारी मुलाजिम हो, इसका मतलब जब कोई एक सरकारी व्यक्ति दूसरे सरकारी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से किंतु सरकारी कामकाज के लिए कोई पत्र लिखता है, उसको अशासकीय पत्र कहा जाता है।
इस पत्र को लिखा क्यों जाता है, कंडीशंस क्या है इस पत्र को लिखने की? देखिए सीधे दो टुक बात है, 2 पॉइंट याद रखना है। अगर माना किसी मामले में जो आपका औपचारिक पत्राचार हुआ था उसमें विलंब हो गया है, आपके डिपार्टमेंटों के बीच पहले पत्र व्यवहार हुआ था, उसमें डिले हो गया, उसकी प्रतिक्रिया जल्दी नहीं आ रही है, तो आप संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिख सकते हैं कि भाई इसमें डिले क्यों हो गया, ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए। या माना आप किसी मामले पर संबंधित अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान दिलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मामला इतना सेंसिटिव है कि इस मामले पर संबंधित अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान पड़ना चाहिए, तो ऐसे में आपको अशासकीय पत्र लिखना पड़ सकता है। या माना आप चाहते हैं किसी मामले में शीघ्र कार्रवाई हो, आप चाहते हैं इस मामले में कार्रवाई जल्दी होनी चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए, कार्रवाई फटाफट हो। जब आप शीघ्र कार्रवाई की आवश्यकता होती है, अगर आप शीघ्र कार्रवाई किसी मामले पर चाहते हैं तो फिर अशासकीय पत्र व्यवहार किया जाता है, शासकीय नहीं। शासकीय पत्र व्यवहार में समय लगता है, आपको अशासकीय पत्र व्यवहार करना है। तो एक तो आपको ध्यान रखना कि अशासकीय पत्र व्यवहार कब होता है ना, पूछ सकता है कि इनमें से किस परिस्थिति में अशासकीय पत्र व्यवहार किया जाता है, और एक अशासकीय पत्र क्या होता है उसकी डेफिनेशन याद रखनी है आपको। जैसे माना अगर मैं इसको आपको पीपीटी पर दिखाऊं, इसका पीडीएफ देखना जरा ध्यान से, आपको पीडीएफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ध्यान देना। देखो भाई सीधा सीधा यहां पर डेफिनेशन में क्या लिखा हूं, यहां साफ साफ लिखा हुआ है आपकी परिभाषा में, वो बाकायदा लिख रहा है कि भाई जब एक कार्यालय से एक अधिकारी किसी दूसरे कार्यालय के अधिकारी को, मैंने कहा था ना, व्यक्तिगत रूप से किंतु सरकारी कार्यों के लिए उक्त अधिकारी का विशेष ध्यान संबंधी विषय पर आकर्षित कराता है, तो ऐसे पत्र को कहते हैं अशासकीय पत्र। सिंपल फंडा है, मतलब व्यक्तिगत रूप से लिख रहा है लेकिन सरकारी काम करवाने के लिए लिख रहा है, उसे कहते हैं अशासकीय पत्र। अब अशासकीय पत्र के प्रयोग किए जाने स्थितियां क्या है, हो सकता है किन स्थितियों में प्रयोग किया जाएगा। पहली कंडीशन, यदि किसी विषय पर संबंधित अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान दिलाना हो। प्रश्न आ सकता है सीधा कि यदि किसी विषय पर किसी अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान दिलाना हो तो इनमें से कौन सा पत्र लिखा जाएगा, शासकीय लिखा जाएगा, अशासकीय लिखा जाएगा, परिपत्र लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? आपका जवाब सीधा होगा अशासकीय पत्र। दूसरा लिखा है यदि किसी मामले में औपचारिक पत्र व्यवहार में विलंब हो गया हो, अगर डिले, पूछ सकता है अगर किसी मामले में औपचारिक पत्र व्यवहार में विलंब हो गया हो तो फिर उसमें तेजी लाने के लिए आप किस पत्र का प्रयोग करेंगे, अशासकीय पत्र का प्रयोग करेंगे कि नहीं। तीसरा है भाई अगर आप किसी मामले में शीघ्र कार्रवाई चाहते हैं। चौथा, जनप्रतिनिधियों एवं गैर सरकारी व्यक्तियों के बीच होने वाला पत्र व्यवहार, जो एक जनप्रतिनिधि होता है, मंत्री जी होते हैं, अगर मंत्री जी के साथ हम और आप जैसे गैर सरकारी व्यक्ति पत्र व्यवहार करते हैं तो वो अशासकीय कहलाएगा, उसे आप अरसरकारी पत्र की संज्ञा दे सकते हैं। अब इसके प्रमुख अंग और इसकी विशेषताएं क्या क्या, देखिए यहां लिखा मैंने इंपॉर्टेंट बात। पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है भैया, जो अशासकीय पत्र होता है ना वो हमेशा लिखा जाता है प्रथम पुरुष में, मतलब उत्तम पुरुष में। पॉइंट ध्यान रखना है, पूछ सकता है। दूसरा भाई, दूसरी विशेषता, पत्र के आलेख में दाहिने तरफ यहां लिखते हैं पत्रांक संख्या, समझ रहे? चाहो तो देखिए इसका प्रारूप जो है, इसकी विशेषता आप यहां समझ सकते हैं। इसका प्रारूप ये है, यहां पर प्रारूप आप क्या लिखते हैं इसमें, आपको लिखना है सबसे पहले दाईं तरफ आपने लिखिए अर्ध सरकारी पत्रांक संख्या, ठीक है ना, और उसके साथ इसी के नीचे आएगा प्रेषक विभाग का नाम भी, दिनांक भी यहीं पर आ गई, और इधर आपने लिख दिया साहब प्रेषक व्यक्ति का नाम। प्रेषक व्यक्ति का मतलब ये मोहनदास जी पत्र लिखने वाले हैं। उसके बाद लिख दिया आपने प्राप्तकर्ता। देखिए अब देखना, शासकीय पत्र में प्राप्तकर्ता लिख रहे, प्राप्तकर्ता के लिए आप सेवा में लिख रहे थे, यहां पर प्रिय श्रीवास्तव लिख दिया। डिपेंड करता है, अगर आप उस अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं तो प्रिय लिख सकते हैं, नहीं जानते हैं आदरणीय लिखिए, सेवा में लिखिए, जो मर्जी लिखिए। शासकीय पत्र में फिक्स पैटर्न है कि आपको सेवा में लिखना ही है। यहां पर आप अपने अनुसार शब्दों का चयन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसको व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, भैया आप दोनों के बीच में व्यक्तिगत पत्र व्यवहार है, जैसे यहां लिखा प्रिय श्रीवास्तव, आगे पूरी कहानी जो भी लिखी है मैंने यहां पर लिख दी है। उसके पश्चात यहां पर लिखा जाएगा भवनिष्ठ शब्द, भवदीय नहीं, भवनिष्ठ शब्द, और कोष्टक में प्रेषक व्यक्ति का नाम और उसका एड्रेस, और ये सब चीजें लिखी जाएगी। ध्यान रखना, अशासकीय पत्र की प्रतिलिपि नहीं भेजी जाती है, क्योंकि ये गोपनीय पत्र है भाई। आप एक व्यक्ति को भेज रहे हैं, आप पूरी सरकार को नहीं भेज रहे। ध्यान रखना, अशासकीय पत्र में प्रतिलिपि का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस पॉइंट को नोट कर लेना, सवाल में पूछा जा सकता है कि किस पत्र की प्रतिलिपि नहीं भेजी जाती है, कौन पत्र आपका गोपनीय पत्र कहलाएगा। तो ऐसा पत्र आपके पास कौन है, अशासकीय पत्र है ना, ऐसे याद रखना। इसी क्रम से फिर एक रोज आपको परिपत्र पढ़ाएंगे। परिपत्र का मतलब क्या होता है ना। देखो अगर आप परिपत्र की बात करते हैं ना भाई, तो परिपत्र जो है वो आप देख रहे हैं लिखा हुआ, परिपत्र जो शब्द लिखा है भाई, ये अंग्रेजी भाषा
कि सर्कुलर शब्द का हिंदी रूपांतरण है ना। मतलब क्या था, पहले ऐसा होता था जब परिपत्र नहीं था, भारतीय शासन व्यवस्था में समय बड़ा खर्च होता था, रुपया बड़ा खर्च होता था, कागज बड़े खर्च होते थे। क्योंकि आपको एक पत्र जो है, माना आपको कोई सूचना देनी है, सपोज कर लो लॉकडाउन की स्थिति थी, है ना, कोविड काल था, तो अगर माना परिपत्र ना होता तो भाई हमारे उत्तराखंड राज्य में 13 डिस्ट्रिक्ट है, तो 13 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे। अब माना सचिव साहब जो मुख्य सचिव उत्तराखंड के हैं, उनको सूचना पहुंचाए 13 जिलों में कि भैया हमें लॉकडाउन बढ़ाना है कि उसको क्या करना है, तो आपको 13 चिट्ठियां अलग अलग प्रकार से लिखनी पड़ती थी। परिपत्र का मतलब है एक ऐसा पत्र जिस पत्र को एक साथ 2 या 2 से अधिक प्राप्तकर्ताओं को प्रेषित किया जाता है। याद रखना, ऐसा पत्र जो एक साथ 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को प्रेषित किया जा सकता है उसको परिपत्र कहा जाता है। लेकिन याद रखना, परिपत्र की अपनी कोई भाषा शैली, अपना कोई प्रारूप नहीं होता है। यह शासकीय प्रारूप को भी ग्रहण कर सकता है और अशासकीय प्रारूप को भी ग्रहण कर सकता है। यह बाकायदा लिखा है कि भाई आंग्ल भाषा के सर्कुलर शब्द का हिंदी रूपांतरण परिपत्र है, जिसका शाब्दिक अर्थ है एक से अधिक पत्रों का किसी एक सामान्य विषय पर भेजा जाना। लिख रहा है कि परिपत्र उसे कहते हैं, परिभाषा देखना, परिपत्र उसे कहते हैं जिसे शासकीय पत्र व्यवहार में सामान्य निर्देश अथवा अनुदेश के रूप में सभी को सूचनार्थ, अनुपालनार्थ अथवा पद प्रश्नार्थ भेजे जाते हैं, पदनार्थ भेजे जाते हैं, है ना। बहुधा ऐसे अवसर शासन के समक्ष आते रहते हैं जब शासन को अपने नवीन आदर्शों से, किसी मामले में स्पष्टीकरण इत्यादि से अधीनस्थ कर्मचारियों को या संपूर्ण कार्यालय को सूचना भेजनी होती है। तो ऐसे समय में समय की बचत और कागज का सदुपयोग करने के लिए हमें परिपत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। मैंने लिखा ना यहां पर बाकायदा, अगर आपसे पूछे कि परिपत्र का प्रारूप क्या होता है, तो आप कह सकते हैं शासकीय भी हो सकता है, अशासकीय भी हो सकता है, कार्यालय ज्ञापन भी हो सकता है, विज्ञप्ति, कुछ भी हो सकता है। भाई परिपत्र का अपना कोई प्रारूप नहीं होता है। परिपत्र शासकीय स्वरूप का हो सकता है, अशासकीय हो सकता है, कार्यालय ज्ञापन हो सकता है, विज्ञप्ति हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अब जैसे माना भाई मैंने यहां पर लिखा, सिंपल समझ, इसका मेमोरेंडम देखिए। जैसे माना मैं पत्र लिख रहा हूं, मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन की ओर से समस्त सचिवों, उत्तराखंड शासन, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त जिलाधिकारी को एक पत्र लिखना है ना, एक पत्र लिखना है। और पत्र माना मैंने ये तैयार कर रखा है, मैंने माना पत्र, ये इसको देखिए आप, यहां परिपत्र लिखा हुआ है। तो इस परिपत्र में क्या है, सेम फॉर्मेट इसका भी है भैया, दाएं तरफ यानी पुत्रांक संख्या आनी है और इस तरफ प्रेषक आना है, प्रेषक का नाम, उसका पदनाम, शासकीय पता। यहां पर प्राप्त करता है, सिर्फ अंतर क्या है, प्राप्तकर्ता लिखा ना समस्त सचिव, इसका मतलब सारे सचिव, समस्त विभागाध्यक्ष जितने विभागों के अध्यक्ष है, समस्त जिलाधिकारी जितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उत्तराखंड में। तो यानी पत्र चला गया सबके लिए, काम खत्म। डिपार्टमेंट, ये प्रेषक विभाग का नाम है, जो विभाग पत्र को लिख रहा है उसका नाम, इसके सामने दिनांक और स्थान। फिर पत्र का विषय मैंने लिख दिया है, ये इसका विषय लिखा है, मैंने विषय लिख रखा है राज्य सरकार के अधीन पदों में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व हेतु, उसके लिए लिखा मैंने बेसिकली, है ना। फिर मैंने लिखा अभिवादक महोदय और पत्र का मुख्य भाग, और अंत में वही भवदीय हस्ताक्षर और नाम प्रेषक का, मुख्य उसका क्या नाम है, पदनाम, और फिर यहां पर प्रतिलिपि लिख दी, किसकी उसकी प्रतिलिपि भेजनी है ना। तो आप अंतर कहां आया भाई, शासकीय पत्र तो ऐसा ही था, अंतर सिर्फ आया कि इसमें प्राप्तकर्ता 2 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है। अगर प्राप्तकर्ता 2 या 2 से अधिक हो, इसका मतलब आपका जो पत्र है वो परिपत्र कहलाएगा, है ना। अब देखो आपको पत्र कैसे मिलेंगे भाई, मान लिया जाए आपके पास में, अभी देखना एक सवाल आया था तुम्हारा, अभी आपको ये जो है ना, ये कार्यालय ज्ञापन भी पढ़ना पड़ेगा, इसकी स्थिति क्या है, या भाई आपको दूसरा ये अधिसूचना, यहां देखना जरा, यहां देखना जरा, फॉरेस्ट गार्ड में यहां से एक सवाल आया था कि नहीं अधिसूचना से, सवाल कौन सा आया था, ये देखो यहां बाकायदा लिखा हुआ है, यहां बाकायदा लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा है, ये सामान्यतः गजट में प्रकाशित की जाती है। और फॉरेस्ट गार्ड में सवाल पता क्या था, इनमें से कौन सा पत्र सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। और आपका एक विकल्प मालूम क्या था, एक विकल्प था आपका ये लिखा हुआ विज्ञप्ति, इसको अधिसूचना भी कहते हैं। और जिसने नोट्स पढ़ा था वो साफ साफ यहां लिखा है, बाकायदा लिखा हुआ है यहां पर कि भैया इसे हमेशा गजट में प्रकाशित किया जाता है, गजट में। ऐसे फैक्ट आ सकते हैं, और ये सवाल ज्यादा दूर का नहीं है, अभी जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था उसमें ये सवाल डिक्टो लाइन आई थी, डिक्टो एज इट इज लाइन आई थी, है ना। इसका मतलब अब जो लोग अधिसूचना पढ़ के नहीं गए थे, जिसको अधिसूचना का पता ही नहीं है,
विज्ञप्ति का पता ही नहीं, उसका सवाल गलत हो गया होगा, लेकिन जो अधिसूचना विज्ञप्ति को पढ़ करके गया होगा ना, उसका जवाब ठीक था, है ना। तो अधिसूचना भी पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद ये अधिसूचना का प्रारूप लिखा है ना, प्रारूप लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा है यानी कार्यालय आदेश। अब कार्यालय आदेश क्या होता है, कार्यालय आदेश को कैसे लिखा जाता है, ये भी आपको बातें इसमें समझनी पड़ेगी। उसके बाद भाई अगला पत्र आपके पास है अनुस्मारक या स्मरण पत्र, इसको भी आपको समझना पड़ेगा, इसको कैसे लिखते हैं। उसके बाद अगला जो पत्र है वो प्रेस विज्ञप्ति, ये भी आपको समझना पड़ेगा, इसका भी मैं क्लास करूंगा यूट्यूब पर, है ना। और उसके बाद फिर आपका टिप्पणी है। तो इतने पत्र आपको पढ़ने हैं, टिप्पणी का प्रारूप है, इतने पत्र आपको पढ़ने हैं। अगर आप ये सब पत्र पढ़ करके चले जाओगे तो मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होने वाली, आप ठीक से इस चैप्टर को क्लोज कर पाएंगे, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो अगला वीडियो मेरा होगा उसमें मैं शासकीय पत्र का एक और वीडियो डिटेल में लेकर के आऊंगा। और मैं ये चाहता हूं कि शासकीय पत्र आप कंप्लीट तौर पर एक बार इस टॉपिक को ठीक से पढ़ लें, इसलिए पढ़ लें कि आगामी परीक्षा में यहाँ के सवाल बहुत ज्यादा आने हैं, है ना। तो यूट्यूब पर मैं आज लाइव नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मैं आपको पत्र लेखन का वीडियो डाल रहा हूं और कल प्रयास करूंगा कि इसका एक अगला पार्ट यानी प्रेस विज्ञप्ति, ज्ञापन और अनुस्मारक 3-4 पत्रों को पढ़ा करके मैं प्रॉपर यूट्यूब पे डाल दूं। धन्यवाद।